यह कहानी है एक मुस्कुराती हुई दुल्हन की, जिसने सिर्फ 10 महीने में अपनी शादी को नर्क में बदलते देखा और अंत में उसने वीडियो रिकॉर्ड किया ताकि आवाज बने अपने दर्द की। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी। आज हम पहुंचेंगे मनीषा गोस्वामी के बयान से लेकर उसके सवाल तक, जो हर एक परिवार, हर समाज और हर व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए कि क्यों ससुराल बन गया था उसके लिए जेल। मैं मनीषा गोस्वामी। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और आप द जनता ज़ूम देखना शुरू कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहने वाली मनीषा गोस्वामी की शादी जनवरी साल 2025 में हुई थी। लगभग 10 महीने बाद उसने मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें बताया कि वो पति आशुतोष गोस्वामी और ससुराल वालों के द्वारा लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही और दहेज को लेकर भी उसे काफी कुछ झेलना पड़ रहा था। उसने कहा, मैं अपने पिता भाई का भरोसा हूँ, मैं थक गई हूँ इस व्यवहार से, मैं बहुत गरीब घर की हूँ, मैं नहीं लड़ पा रही हूँ इन सब चीज़ों से। वीडियो में ये भी आरोप थे कि बिना वजह पति मारता था और सास ससुर भी अपने बेटे का ही पक्ष लेते थे। उसके दफ्तर जैसी शादी के कई सपने थे, लेकिन घर कुछ ऐसा बिरादरी ट्रैप बन गया था जहाँ वो लगातार लड़ रही, शायद चुप नहीं रह पा रही और एकदम मजबूर हो गई। उसने आरोप लगाया कि दहेज प्रताड़ना को लेकर भी काफी विवाद होता है। उसे मानसिक रूप से दबाव बनाया गया और जब उसने आवाज उठाई तो विकल्प कम और परेशानियां बढ़ती गई। फिर उसने उस अंतिम कदम को चुना जिससे लगता था कि उसे सुकून मिल जाएगा। फिर वीडियो बनाकर कर ली खुदकुशी। इस निर्णय के पीछे कितना गहरा घाव होगा यह सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मानता हूँ समाज का भार हो सकता है, ससुराल का रवैया खराब हो सकता है और प्रशासन की खामोशी भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपने जीवन लीला ही खत्म कर दें। अरे उठो बहनों और लड़ो इन सब चीजों से, नहीं तो ये आराम से जीने नहीं देंगे। हम अक्सर कहते हैं कि बाहर की दुनिया से लड़ो, लेकिन यहाँ दर्द घर के भीतर था और उसी घर ने उसे बाहर निकाल दिया। आखिर अगर किसी को घर में खुदकुशी से शरण लेनी पड़ती है तो क्या यह व्यवस्था है सफलता की? जी नहीं, यह विफलता है चीख की। यह सिर्फ एक शादी फेल्योर नहीं है, यह है उस सिस्टमैटिक दमन की कहानी जो कई महिलाओं के जीवन में चल रही है, जिसमें घर सुरक्षित स्थान नहीं बल्कि संघर्ष का मैदान बन जाता है। दहेज की मांग, मानसिक डर, शारीरिक प्रताड़ना, ये सिर्फ समाचार नहीं बल्कि रोजमर्रा की हकीकत है। मनीषा के शब्द थे, मैं 10 दिन भी खुश नहीं रह पाई। हमें दिखाते हैं कि शुरुआत से ही वो लड़ रही है। घर की छवि परफेक्ट दिखाने वाला, अच्छा दिखने वाला अक्सर असली जीवन के दर्द को छुपा लेता है और पीड़ित को लगता है कहाँ जाऊं, किससे कहूं, समाज सुनेगा तो क्या कहेगा। और समाज में यह संदेश निकलता है कि अगर तुम चुप रहोगी तो परिवार टूटेगा, नाम खराब होगा। ऐसा डर भी मन में एकदम बरकरार रहता है। इस डर ने मनीषा को बेहद अकेला कर दिया। आज हमें पूछना है कि क्या सिर्फ कानून या पुलिस की कार्रवाई पर्याप्त है? क्या हमें अपनी सोच को बदलना नहीं चाहिए? क्या हम सामाजिक समर्थन और मानसिक घर बनाने की प्रक्रिया मजबूत कर पाएंगे? भारतीय दंड संहिता में धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना जैसी धाराएं हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रताड़ना के कारण किसी को मरने के लिए प्रेरित करता है, उसके ऊपर 306 की धारा लागू होती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अभियान कानूनी प्रक्रिया लंबी होती है, सबूत जुटाना कठिन होता है और पीड़ित कई बार जब तक आवाज उठती है तब तक बहुत देर हो जाती है। और अंत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, न्यायपालिका, पुलिस, समाज, सबका सम्मिलित दायित्व है कि घर को सुरक्षित स्थान बनाए, न कि खतरे का डेरा। आज मनीषा नहीं रही, लेकिन उसके आखिरी शब्द हमें जगाते हैं, मेरे पास विकल्प नहीं था। यह सिर्फ उसकी आवाज नहीं, लाखों महिलाओं की आवाज है। हम सब मिलकर यह जिम्मेदारी उठाएं। यदि आपको या आपकी जान पहचान में किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो मदद लेना साहस है, शर्म नहीं। संबंधित हेल्पलाइन नंबर है, महिला सशक्तिकरण केंद्र है, स्थानीय थाने में संपर्क करें। ऐसे चुप्पी मत साधिए, आवाज उठाइए हो रहे अन्याय के खिलाफ। अगर एक घर सुरक्षित नहीं है तो समाज कैसे सुरक्षित बन सकता है साहब? बाकी इस विषय पर आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।